Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, this is our 8th lecture of System Integration and Architecture. In the previous lecture, we discussed about the different business processes and organization context के बारे में पढ़ा था. उसी लेक्चर को हमने आगे कंटिन्यू करना है. हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने उसी लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे कि जिसमें हमने थोड़ा सा, मैं आपको याद करवा देती हूँ. अगर आपने लेक्चर लिया है थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि उसमें हमने डिफरेंट, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट में हमने टर्म्स पढ़ी थी, BPR एंड BPE, बिजनेस प्रोसेस रेंज, BPR बिजनेस प्रोसेस रेंज इंजीनियरिंग एंड BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था. ठीक है. इसके अलावा हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके कि ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर डिसीजंस पढ़े थे. ठीक है. और कि किस तरह है और आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह आर्किटेक्चर बनते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. किस तरह एक जो बिज़नेस है मार्केट में आगे जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था सारा. तो आज के लेक्चर में हमने उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. बिजनेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है डेट इज़ द ERP सिस्टम. अब ERP सिस्टम क्या है? इट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर that allows an organization to use a system of integrated application to manage the business and automate many back office functions. ERP एक ऐसा ही सिस्टम या सॉफ्टवेयर है जिस पे बहुत सारे जो डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस को, यानी बिजनेस प्रोसेसेस या मैनेजमेंट को हैंडल करने में हेल्प आउट करता है. आपने डिफरेंट जॉब्स देखी होंगी, ERPs की जॉब्स भी आती हैं. ठीक है. ERP की डिफरेंट जॉब्स आती हैं आजकल कंपनी में, जिसको कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग्स. जिसको कहते हैं ERP कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ऐसा सॉफ्ट प्रोसेस है जिसमें कंपनीज को मैनेज किया जाता है. ठीक है. इंटीग्रेट किया जाता है डिफरेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू, इसमें कोडिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती. आई वॉज रिमेंबर जब मेरी बैचलर के बाद जब मैंने सबसे पहले फर्स्ट जॉब की थी मेरी, डेट वाज ऑन द ERPs. वो मैंने बहुत थोड़ा सा की थी एंड देन आई शिफ्टेड टू द एंड्रॉयड डेवलपमेंट. तो उसमें ये होता था कि आप डिफरेंट वो ऐसा ये सॉफ्टवेयर होता था जिसमें हम क्या करते थे, डिफरेंट कंपनीज को मैनेज करते थे. ठीक है. उनके ऑर्डर्स लेते थे, उनकी ऑर्डर्स को क्या करते थे, उनके डिफरेंट प्लान परचेज वगैरह करते थे, सेल्स वगैरह करने के लिए, उनकी डिफरेंट सेल्स को मार्केटिंग करने के लिए, उनके फाइनेंस को, डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को, ये चीज़ें यूज़ करने के लिए ERPs करती थी. और इसमें क्या होता था कि इसमें डिफरेंट, जिसको कहते हैं सर्विसेज, डिफरेंट टेक्नोलॉजी और सर्विस होती थी जो ह्यूमन रिसोर्स करती थी. ठीक है. बैक एंड द ऑफिस. ठीक है. ये एक, उसमें बहुत सारी और बिजनेस कंपनी थी जो इस पे होती थी. ये आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे आप किसी कोई ऐप है उसके थ्रू पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं, फूड पांडा ले लें. वैसा नहीं, लेकिन एज एग्जांपल ये उसके साथ मैच नहीं करता, लेकिन वैसा है. ठीक है. तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट बिजनेस बड़े लेवल पे, कि बिजनेस प्रोसेस जो मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेज करते हैं इसमें अपनी कमर्शलाइज करने के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए. ठीक है. तो इसमें सिस्टम को इंटीग्रेट एप्लीकेशन करते हैं और मैनेज करते हैं. प्रोडक्ट प्लानिंग. अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट प्लान करते हैं, उनको परचेज करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिलीवरी. मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सर्विस जो आपकी, जो अभी आपको चीज़ चाहिए उसकी डिलीवरी करते हैं. मार्केटिंग करते हैं, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है. शिपिंग एंड पेमेंट, किसी की शिपमेंट चाहिए, किसी को पेमेंट चाहिए, ये सारी ERP एक सॉफ्टवेयर उसके थ्रू करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज के डिफरेंट ह्यूमन के रिसोर्सेज हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ERP में इंक्लूड हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ERP में है, ERP पे क्या क्या होता है. ठीक है. तो जितने भी डिफरेंट बिजनेस कंपनीज होती हैं उनके क्या होते हैं, वो ERP पे कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. ये क्या करता है सॉफ्टवेयर, अलाउ करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि इसको यूज़ करें, यूज सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस टू मैनेज द बिजनेस, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एंड ऑटोमेट मैनी बैक ऑफिस फंक्शन. और उनके बहुत सारे जो बैक एंड पे ऑफिस होते हैं उनको, उनके फंक्शंस को हैंडल करने के लिए, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ERPs
सिस्टम को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट ये देखें, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम जो है किस तरह वर्क करता है। बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं और बिजनेस हैं उनका ERP के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग उसमें जितने भी ERPs पे कस्टमाइजेशन होते हैं, ये कस्टमाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब इस विदाउट कुछ तो अपने प्रोडक्ट वैसे भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ERP जो आज के IT लेवल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हैंडल करने के लिए, इसको आगे लेके जाने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब ये देखते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन कैपेसिटीज़, आपके बिजनेस में डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कैपेसिटीज़ कौन कौन सी हैं। जो कोऑर्डिनेशन कैपेसिटीज़ हैं आपके बिजनेस में, चाहे वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है और डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट हैं, उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन किस किस कैपेसिटी किस किस में, उसमें 3 फैक्टर्स हैं। एक तो पीपल फैक्टर है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं और थर्ड है प्रोजेक्ट फैक्टर्स। तो हमने इसमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर किस किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले है पीपल फैक्टर्स। पीपल फैक्टर में कौन कौन सा आता है। लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आपकी कंपनी एक लाहौर में है तो वहाँ पे अगर कोई सराइकी वाला बंदा आ जाता है तो ये लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम, उसको उर्दू समझ नहीं आती, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जिनके साथ कम्युनिकेट करेगा या जो भी काम करेगा उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। सेकंड है कल्चर। कल्चर भी आपकी कोऑर्डिनेशन को कैपेसिटी को भरता है, लेकिन अगर आपका कल्चर ही मैच नहीं कर रहा आपकी फर्म या अपने बिजनेस के साथ, तो आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है एक्सपर्टीज़ एंड TMS, ठीक है। एक्सपर्टीज़ क्या है। एक्सपर्टीज़ जो है, जिस बंदे को जिस चीज़ के लिए हायर किया है, ठीक है, जिस बंदे को जिस चीज़ के लिए हायर किया है वो बंदा उस चीज़ में अच्छा हो, ठीक है, एक्सपर्ट हो। यही मैंने एग्जांपल है आपको, एक मेरा ख्याल है कि लास्ट लेक्चर में भी दी थी कि अगर एक बंदा QA में बहुत अच्छा है वो कोडिंग नहीं कर सकता। अगर वो कोडिंग में अच्छा है तो वो QA नहीं कर सकता, ठीक है, वो उतना अच्छा QA नहीं कर सकता। अब ये तो आप अब इसलिए तो हर डिफरेंट टीम्स बनाते हैं कि ये एक बंदा एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट टीम कर सकता है, एंड्रॉयड की कोडिंग कर सकता है, वो वेब की नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ठीक है। ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप वर्क कर रहे हैं, किस तरह आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पे ही डिपेंड करता है कि इस तरह आपकी क्या स्किल्स हैं। अगर आप समटाइम्स आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं एट अ टाइम किसी लेक्चर के, तो आप उन 5 सब्जेक्ट्स के में हर कोई 5, बहुत रेयर केस है जो 5 में अच्छा हो, कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, तो यही एक्सपर्टीज़ में है, ठीक है। तो आगे है हिस्ट्री ऑफ कोलैबोरेशन। आपकी कोलैबोरेशन हिस्ट्री, आपकी कोलैबोरेशन अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेबल हो। ये नहीं है कि कभी आप ऑर्गेनाइजेशन को लाहौर में स्टेबल कर रहे हैं, कभी आप कराची में, कभी इस्लामाबाद में, कभी कहीं कहीं, कभी, तो आपकी स्टेबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आपकी कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपकी कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी लोगों से आपके कस्टमर्स बनेंगे, ठीक है, आपकी कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके बिजनेस का एक नाम बनना शुरू हो जाएगा। तो डेट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसमें डाइवर्जन इंसेंटिव्स, यस, जिसमें आपके डिफरेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में। उनको डाइवर्जन स्ट्रेटजीज, उन रिवॉर्ड्स को आप किस तरह प्लान कर सकते हैं, किस तरह आप क्या कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस बंदे को कितनी इंक्रीमेंट लगाना है, किस बंदे के साथ कितना आपने बोनस देना है, ये आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, पता होना चाहिए। सारी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आती हैं, ठीक है।
ये अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं आगे नहीं लेके जा सकती, आप ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। डिफरेंट डाइवर्जेंट जो होती है ना, वो इसका मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट आपको डिवोर्स बनाए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। अनक्लियर गोल्स, जो आपके गोल्स कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट करें, ठीक है, या क्लियर नहीं है उनको क्लियर करें। आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डाइवर्जेंट टूल्स, डिफरेंट टूल्स, प्रैक्टिस और प्रोसेसेस, इन चीज़ों को होना चाहिए कि आपके टूल्स को, आपके प्रैक्टिसेस को, आपके प्रोसेसेस को भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जो आपको कम्युनिकेट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह हम आप अपनी फॉर्म्स के लोगों के साथ कर सकते हैं। उसका जो बेसिक थिंग है, बेसिक कम्युनिकेशन है, वो पता होना चाहिए आपको। ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक जो चीज़ें हैं सारी, वो सारी आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर जब आप इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है। आगे है प्रोजेक्ट फैक्टर। प्रोजेक्ट फैक्टर में नंबर ऑफ साइट्स, यस, नंबर ऑफ साइट्स हैं, कितनी साइट्स हैं, किस साइट्स, कौन कौन सी हमने व्यू पे जाके काम करना है, क्या लिंक्स हैं इसके, इस फैक्ट में डिफरेंट प्रोजेक्ट के, कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट है, इसके लिंक्स कहाँ कहाँ हैं, इनको हमने लाजमी देखना होता है। टाइम जोन्स, टाइम जोन भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम जोन जो है, हम किस टाइम जोन में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का टाइम जोन डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंपनीज का टाइम जोन आपका डिफरेंट होता है, तो आपने किस टाइम जोन पे काम करें, उस टाइम जोन पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह जाएगा। आगे डिसिप्लिनरी और प्रोफेशनल बाउंड्रीज, यस, डेट इज़ ऑल्सो कंसीडर कि हमें कुछ लिमिटेशन और कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज से आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है। वो प्रोफेशनल बाउंड्रीज मस्ट होती हैं, उन प्रोफेशनल बाउंड्रीज के हम अंदर रह के ही काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे पीपल हैव मल्टीपल टीम्स, यस, लोगों के पास डिफरेंट मल्टीपल टीम्स होती हैं, उन टीम्स को आप लेके आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट टीम्स होती हैं एक बिजनेस टीम हो गई, एक आईटी टीम हो गई, एक कम्युनिकेटिव टीम हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंट टीम्स होती हैं जो किसी बिजनेस को आगे लेके चलती हैं। लीडरशिप स्टाइल, यस, हर टीम की एक टीम लीड होता है, मैंने बताया ना, तभी वो टीम आगे चल सकती है। अगर आपको कोई ऑर्डर देने वाला ना हो तो आप उस टीम को हैंडल नहीं कर सकते। तो हर टीम की एक टीम लीड बनाते हैं, वो टीम लीड मैनेजर से कंसल्ट करते हैं, वो मैनेजर जो है वो हेड से कंसल्ट करते हैं, वो हेड जो है वो डायरेक्टली सीईओ या जो भी आपके एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स हैं उनके साथ हेड वो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो है लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, क्लियर। हर टर्म की, हर फर्म की ये एक बेसिक थिंग है। लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी है, अब इस यूनिवर्सिटी में टीचर जो हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर से कम्युनिकेट करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट है वो आपके एक जो उन्होंने हेड या सब डायरेक्टर या डायरेक्टर साहब, वो उनसे, ठीक है, वो जो है वो आगे सीईओ से डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो बिजनेस की। डायरेक्टली अगर हम काम करना शुरू कर दें विदाउट टीम लीड्स या विदाउट टीम्स, तो वो आपकी कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन बैरियर्स जब आएंगे तो आपके जो है प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो फुलफिल नहीं कर सकते, आपके गोल्स कंप्लीट नहीं हो सकते, आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट फैक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखें, इसमें वो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वी कैन एनालाइज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग 4 फ्रेम्स। अब इसमें 4 डिफरेंट फ्रेम्स हैं जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का, कि हम किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर फ्रेम, उसमें है फोकस ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हेल्प डिफाइन दिस फ्रेम। अब ये देखें, ये आगे जाके हम चार्ट भी देखेंगे। स्ट्रक्चर जो फ्रेम है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को फोकस किया जा सकता है, रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि हर एम्प्लॉय का एक रोल होता है,
जैसे कि हर स्टूडेंट का क्लास में एक रोल होता है ना, हर टीचर का एक क्लास में रोल होता है, डेट इज़ हर एम्प्लॉय का भी एक रोल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उसका कंट्रोल होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है किसी स्ट्रक्चरल फ्रेम के लिए। नेक्स्ट में देखें वो कह रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेम, assume organization and coalitions composed of varied individual and interest groups, conflict and power are a key issues। वो कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि डिफरेंट इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं या ग्रुप्स में, तो उनके साथ जो अगर कोई कन्फ्लिक्ट है या कोई की इश्यूज हैं, कोई पावर है, उनको उसको जो एज्यूम करें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डेट इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेम। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, focus on providing harmony between needs of organization, need of people। yes, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स HR क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के दरमियान जो है ना, ये एक बैरियर होता है। जो आपके एम्प्लॉय हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम HR में बताते हैं, HR में सबमिट करवाते हैं, और HR वही प्रॉब्लम्स या वही इश्यूज वही आगे जाके मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की को देता है, ठीक है, वो उनके साथ डिस्कस करता है। तो ये जो है डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स ये फ्रेम्स हैं जो आपकी डिफरेंट नीड्स को, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको किसी चीज़ में इशू है, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रेम करते हैं। आगे सिंबॉलिक फ्रेम, फोकसेस ऑन सिंबल्स एंड मीनिंग्स रिलेटेड टू इवेंट। अब डिफरेंट इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं, कल्चर जिसमें इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इवेंट हो तो उसमें डिफरेंट सिंबल्स और मीनिंग्स हों। लेट्स उसमें कल्चर ये है कि लेट्स सपोज अगर कोई इवेंट है तो आप उसके इवेंट के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करें, इवेंट के अकॉर्डिंग काम करें, आपका प्रोजेक्ट जो है वो उस इवेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो आपने क्या ये इसमें आता है सिंबॉलिक फ्रेम में। तो ये जो 4 फ्रेम्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, उसको एनालाइज करने में, ठीक है, उसकी डिफरेंट फ्रेम्स को हैंडल करने में ये चारों फ्रेम्स जो हैं हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है मैनी ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द स्ट्रक्चर फ्रेम। यस, हमने ये देखें पीछे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर फ्रेम ह्यूमन रिसोर्स। अब वो कह रहे हैं कि जो मैनी ऑर्गेनाइजेशन है फोकस ऑन स्ट्रक्चर फ्रेम, मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आर, many new managers try to change organization structure when other changes are needed। yes, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो पीछे जैसे मैंने चारों फ्रेम्स बताए थे उसमें स्ट्रक्चर जो हैं ये चारों बहुत ज़रूरी हैं। तो 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, फंक्शनल, प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। देखें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्रेम में जो हमने पढ़ी थी उसमें वो कह रहे हैं कि अब 3 चीज़ें फंक्शनल, प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स, ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन कंपनी और द प्रोजेक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा, किसी कंपनी और उसके प्रोजेक्ट पे, कि किस तरह वो वर्क कर रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है, किस तरह वो आगे इसको लेके चल रहा है। अब उसमें द स्ट्रक्चर हेल्प डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स जो मैंने भी आपको पीछे बताया था उसको जो मैं जिसमें स्ट्रक्चर फ्रेम में था वही ऑर्गेनाइजेशन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। उसमें 3 चीज़ें थी, रूल्स, आपका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, 4 चीज़ें सॉरी। तो इसमें भी यही वो कह रहे हैं कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट के, उस डिपार्टमेंट के मेंबर जो है उसका रोल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसका वर्क ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। It is generally a system of tasks and reporting policies in place to give member the group a direction when completing project। जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट रूल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए जा सकते हैं जिनको फुलफिल करना, जिसको रिपोर्ट करना हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टास्क को कंप्लीट करें, विद इन टाइम करें, ठीक है,
और गिवन टाइम पे पॉलिसीज और रूल्स के अकॉर्डिंगली करे जो आपको टीम लीड ने दिए हों। क्लियर? अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल अलाउ पीपल एंड ग्रुप, चाहे वो एक बंदा काम कर रहा है चाहे वो ग्रुप में कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ये अलाउ करते हैं टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर, कि इकट्ठे काम करें लेकिन इफेक्टिवली करें, वो काम इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये नहीं कि सर से उतार दिया, उसको किसी को देने के काबिल भी नहीं है, वो आगे बंदा देखते रिजेक्ट कर दे। तो क्या करें, इफेक्टिवली काम करें वाइल डेवलपिंग हार्ड वर्क एथिक्स एंड एटीट्यूड, जिसमें क्या हम करें, अपनी हार्ड वर्किंग भी डाली हो, उसमें हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, नज़र आनी चाहिए, हमारे एथिक्स नज़र आने चाहिए, और हमारा एटीट्यूड जिसमें जो है, जिसमें जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इफेक्टिवली मिलके काम करें जिसमें सही सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। द 4 जनरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर फंक्शनल, डिविजनल मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। कौन कौन सी हैं? 4 जो जनरल वो हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं, और का मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं फंक्शन स्ट्रक्चर। अब फंक्शन स्ट्रक्चर में पीपल हु डू सिमिलर टास्क हैव सिमिलर स्किल्स, वो लोग जिनके सिमिलर टास्क हों और उनकी एक जैसी स्किल्स हों। ओबियसली वैसे स्किल्स तो सेम एक नहीं होती, किसी की कम होती हैं कि किसी की ज़्यादा होती हैं, ना कम वालों को हम कह सकते हैं कि आप ही कम है, ना बहुत ज़्यादा वालों की, तो ये लेकिन स्किल्स हर किसी की डिफरेंट होती हैं। सिमिलर मीन्स कि ये ना स्किल्स कि एक बंदा एंड्रॉयड का तो दूसरा भी एंड्रॉयड का, ठीक है, उनके टास्क भी 2 सेम है, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड इनटू फंक्शन स्ट्रक्चर। अगर वो 2 बंदे या ग्रुप हैं, उनको सेम प्रोजेक्ट असाइन किया है, वो सेम ही फील्ड का, तो डेट इज अ फंक्शन स्ट्रक्चर। The advantage of this kind of structure include quick decision making because the group members are able to communicate easily with each other. People in function structure can learn from each other easier because they already possess similar skill set and interest. बहुत easy है, समझ आ रहा होगा आपको कि अगर 2 लोगों को एक ही प्रोजेक्ट दिया है तो क्या होगा, उनकी स्किल्स भी सेम होगी, तो उनको आपस में कम्युनिकेशन ईजी होगी, वो एक दूसरे को अच्छे डिसीजन दे सकेंगे, वो एक प्रॉब्लम को टैकल करने में, एक एरर को, बग को हैंडल करने में बहुत ईजी रहेंगे। तो उनको ये पता होता है किसी भी क्या कि इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, वो आपस में डिसीजन दे सकते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प और कर। समटाइम्स एक बंदा काम कर रहा हो ना, उसको समझ नहीं आ रहा था मेरा प्रॉब्लम कहाँ है, कोई दूसरा बंदा देखे ना फ़ौरन उसको समझ आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे असाइनमेंट करके सेंड कर देते हैं, मिस ये देखें मैम ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा आंसर वो आ ही नहीं रहा, तो कहीं पे उन्होंने प्लस की जगह माइनस लगाया होता या माइनस की जगह प्लस लगाया होता, या कहीं पे अगर कोडिंग का इशू है तो कहीं पे उन्होंने सिंटैक्स एरर किया होता है, सेमीकोलन मिस होता है, कहीं पे लॉजिकल एरर किया होता है। तो बहुत माइनर सा इशू होता है, जब वो बंदा कोड कर रहा तो आपके दिमाग को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो वो कहते हैं कि वो आपस में डिस्कस करते हैं, डिसीजन करते हैं, जिससे वो क्विक डिसीजन ले सकते हैं और आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। आगे है डिविजनल स्ट्रक्चर। इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द कंपनी विल कोऑर्डिनेट इंटर ग्रुप रिलेशनशिप टू क्रिएट अ वर्क टीम दैट कैन रीडली मीट टू नीड of certain customs or a group of customs. The division of labor in this kind of structure will ensure greater group of varieties of similar product. An example of division structure is geographical, where divisions are set up in the region to work with each other to produce similar products that meet the need of individual regions. अब वो ये देखें, कह रहे हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर में कहते हैं कि हम एक ही कंपनी में इंटर ग्रुप्स बनाएं, यानी एक जो टीम है उसके 2 ग्रुप्स बना दें, उन 2 ग्रुप्स को हम क्या करें, टीम को कम्युनिकेशन के लिए, कस्टम्स को ग्रुप में सिमिलर प्रोडक्ट पे काम करने के लिए दें, यानी हमने इनको डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, उनको वर्क असाइन कर दिया, डेट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स इन दैट दे ग्रुप पीपल इन 2 डिफरेंट वेज, के जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो कहने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो ग्रुप पीपल हैं 2 डिफरेंट वे में काम करते हैं। बाय द फंक्शन दे परफॉर्म
एंड बाय द प्रोडक्ट टीम दे आर वर्किंग विद, कि वो तो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोडक्ट उस पर काम भी कर रहे होते हैं दो डिफरेंट वे में, कि बाय द फंक्शन दे परफॉर्म, कि वही परफॉर्म कर रहे हो, एंड बाय प्रोडक्ट टीम दे आर वर्किंग, वही उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर द टीम मेंबर्स आर गिवन मोर autonomy and expected to take some responsibility to their work. This increases the productivity of team, fosters greater innovation and creativity, and allows manager to cooperatively solve decision making problem through group interaction. इससे क्या होता है कि वही जो है ग्रुप इंटरेक्शन से प्रॉब्लम, जो डिसीजन प्रॉब्लम होती है वो काम हो जाती है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि एक टीम पे सारा बर्डन आ जाता है, सारा कुछ उस पर आ जाता है, तो वो क्या कहता है उसके लिए, उस टीम के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कहता है सारा कुछ वही हैंडल करते हैं, इससे क्या होता है डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट लोगों से हैंडल करना वो प्रॉब्लम नहीं होती, सारा काम को पता होता है कि हमने हैंडल करना है, हम कर लेंगे। आगे है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर the teams are put together based on the number of members needed to produce the product or complete the project. वो क्या कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि टीम जो है एक साथ टुगेदर नंबर ऑफ मेंबर्स नीड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कि उनको जितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है उनको प्रोड्यूस करें, यानी उनकी एक टीम बनाएं, उनको प्रोजेक्ट असाइन कर दें। The number of significantly different kinds of tasks are taken into account when structuring a project in this manner, assuring that the right member are chosen to participate in the project. कि आपने ये हर बंदे को जब छोटा छोटा काम आपने टास्क असाइन कर दिया, तो आप ये अश्योर करें कि आपने राइट पर्सन को ही वो टास्क दिया है, वही वो जो पर्सन है वो टास्क परफॉर्म कर सकता है और वो अपना सिग्निफिकेंटली टास्क परफॉर्म कर ले। सो दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स जो है फंक्शन स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर्स, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये चारों जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप ये देखें फंक्शनल है, उसमें कौन कौन से आते हैं, CEO, VP इंजीनियरिंग, VP मैन्युफैक्चरिंग, VP IT, VP HR, स्टाफ, जितना भी सारा स्टाफ है वो फंक्शनल में आता है। फिर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कौन कौन सी आती हैं, प्रोग्राम मैनेजर A, प्रोग्राम मैनेजर B, प्रोग्राम मैनेजर C और स्टाफ, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सारा कुछ आ जाता है, आपके प्रोग्राम मैनेजर्स, VP इंजीनियरिंग, ठीक है। मैट्रिक्स में सारी चीज़ें, सारे लोग आ जाते हैं। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था ना कि वही काम सारा वो कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहता है फंक्शनल भी प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में उसमें क्या कहता है कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं किस किस में कौन कौन से इंक्लूड हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं मैट्रिक्स में। तो ये सब डिवीजन हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल में कौन कौन हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से इंसान लोग आते हैं, प्रोजेक्ट में कौन कौन से लोग आते हैं और मैट्रिक्स में कौन कौन से लोग आते हैं। तो अब आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, इसको सिर्फ यही नहीं कि स्लाइड को पढ़ना है, आपने अपनी सर्चिंग व्यू करनी है कि किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये नहीं पूछा जाएगा कि डेफिनेशंस क्या है, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, सिनेरियो दे दिया जाएगा, उसमें से मैं आपको कह सकती हूँ कि आइडेंटिफाई करें इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। या मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम दे दूँ या कुछ ऐसी चीज़ें दे दूँ, तो वहाँ मैं आपको पूछ सकती हूँ BPR क्या है, बिजनेस प्रोसेस, इसमें री इंजीनियरिंग फाइंड आउट करें, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट फाइंड आउट करें, ये डिफ्रेंशिएट करें इन सिनेरियोज में कि कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है, कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट री इंजीनियरिंग में आता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसको पढ़ के ऑब्जर्व करना, सोचना, इस पर थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपका बढ़ेगा, तो फिर ये आप इन क्वेश्चंस को रिजोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बस आप पढ़ लें, आपको लगे कि बस डेफिनेशन चीज़ें हैं, 7-8 स्लाइड 10-12 स्लाइड पढ़ेंगे तो हमारा कवर अप हो जाएगा। तो जब आप तक इसको सोचेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, तो आप इसको रिजोल्व नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स को। क्लियर कि किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कोई सिनेरियो आ गया, सिनेरियो बेस्ड होगा, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड हो सकते हैं आपको, ठीक है।
आपको केस स्टडी टाइप हो सकता है, केस स्टडी करनी होगी, उसमें से आपने डिफरेंट चीज़ें आइडेंटिफाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई तभी आप चीज़ें कर सकते हैं जब आपने अच्छे से लेक्चर लिया होगा। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।